Hello, my dear students. So, how you all are doing? So, I, Divya, your science educator, welcome you to Arihant Padhaku. और जैसे कि आपको पता है एंड आई एक्चुअली नो कि आज के सेशन का आप बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे क्योंकि आज हुआ है आपका साइंस पेपर 2020-21 टर्म 1 एंड आई होप कि आप सब क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आए होंगे। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से एक क्विक सॉल्यूशन सेशन तो अपनी मैम के साथ बनता है, तो इसलिए अभी मैं करती हूँ इस पेपर को सॉल्व और देखते हैं कि आप में से कौन से बच्चे कौन कौन से आंसर सही करके आए और कौन कौन से आंसर्स हैं जो आप गलत करके आए हो। तो इस वीडियो के साथ साथ या अगर जो बच्चे देखेंगे इसको बाद में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर आए हो। बट नो प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन पता लग जाएगा और अगर हम अपनी गलती का मतलब गलती को ठीक कर लेते तो समझ लेते हैं कि क्यों गलती हुई है, तो वो आगे से रेपिटेशन नहीं होता। सो लेट्स क्विकली बिगिन एंड सॉल्व दिस साइंस पेपर। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ऑलवेज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू बी विथ यू। सो करते हैं हम साइंस पेपर सॉल्व और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। चलिए, तो इंस्ट्रक्शंस तो आपके पेपर की आपको पता ही है कि यही रही होंगी कि 3 सेक्शंस थे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए सेक्शन में 24 क्वेश्चन थे, आपने आई होप 20 ही अटेम्प्ट किए होंगे। बी में भी 24 थे और आपको पता है बी में भी 20, सी में 12 क्वेश्चंस थे, आपको करने थे 10, सबकी इक्वल मार्किंग थी और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एंड आई होप, जो मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ सेशन में, कि हमेशा जो आपको बेस्ट आते हो उन्हीं को फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 करना है। एंड आई होप आप लोगों ने ये याद रखा होगा और ऐसा ही किया होगा कि जो आपको बेस्ट आते होंगे उन्हीं को आपने फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 में किया होगा सेक्शन एबीसी में। और तैयारी तो आपकी इतनी अच्छी थी, तो आई होप कि आपने शायद 90 मिनट से पहले ही अपना पेपर खत्म कर लिया होगा। बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी बच्चे, कि अपने आपके रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए भी सही रहेगा, अगर आप पेपर अपना जल्दी खत्म कर लेते हो तो प्लीज उसका रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि जब हम पेपर को करने के बाद एक रिवाइज करते हैं, दोबारा से एक नजर डालते हैं, तो कुछ कुछ चीजें अगर हमसे गलत हो गई होती है या छूट जाती है, उन चीजों को हम, उन प्रॉब्लम्स को हम मेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम पेपर। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसमें से मैं तो पेपर देख चुकी हूँ और आपको भी पेपर याद होगा, बट कौन सा सही किया है, कौन सा गलत किया है और क्या लॉजिक था उसके पीछे, उसको अब हम पहचानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था, a student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. तो स्टूडेंट ने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। आपको पता है इसी तरीके से रिएक्शन ही करना था आपको। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, और बनेगा ही इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्योंकि ये दो कंपाउंड्स है, अपने आयंस इंटरचेंज करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, NaCl के साथ कंबाइन कर जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ और बनाएगा BaSO4। और हमें यहाँ पे बताना था कि कलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसॉल्युबल सब्सटेंस का। तो फॉर्मूला तो आपके पास क्लियर है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब प्रेसिपिटेट की बात हो रही थी, और बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, व्हाइट। और अब देखो इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में ही आपको BaSO4 दिया था, बट मतलब क्लियर था कि बेरियम सल्फेट के ही प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर कुछ बच्चों को NaCl के साथ कंफ्यूजन था भी तो बेरियम सल्फेट था। और आई थे होप आपको आता ही है, 9th में आपने किया ही था कि बेरियम का वैलेंसी 2 पॉजिटिव और सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, तो क्रिस क्रॉस करके बन जाएगा ये BaSO4। तो इन सारे गिवन ऑप्शन में से आप देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला ही गलत है, तो ग्रे के साथ तो कंफ्यूजन उठता ही नहीं है। बी का भी फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, सी का फॉर्मूला सही है और डी में भी फॉर्मूला सही है। बट अगर आप कलर्स की बात करो तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर होता है, और जब मैंने आपको अरिहंत की बुक प्रैक्टिस कराई थी तो आई होप आपको उसमें भी हमने ये क्वेश्चन किया था, कलर्स डिस्कस किए थे, एंड आई होप आपको ये कलर याद रहा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चे हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे सही करके आए, कौन गलत। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। कितना आसान क्वेश्चन था। अल्कली तो आपको पता है ना, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। और कौन सी ऑक्साइड्स है जो फटाफट अल्कली बना देंगी? ऑब्वियसली जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है। और आपको पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है उनका नेचर तो होता है एसिडिक, और जो मेटल ऑक्साइड्स है आपके पास उनका नेचर होता है बेसिक। और बेसिस ही होते हैं कुछ जो अल्कली भी होते हैं, मतलब वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन मेटल ऑक्साइड को तो आपने चूज करना ही नहीं था। और यहाँ पे ऑप्शन 2 में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड था, वो तो आप लोगे ही नहीं ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। और ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आप छोड़ दोगे क्योंकि वो भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो आपके पास बचे थे पहला और तीसरा ऑप्शन। और आपको पता है यहाँ पे ऑप्शंस भी पेयर में भी है और सिंगल भी है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स है। ये बेसिक है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है, और पानी में ये अल्कली बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 और 3 होना था, और यहाँ पे ए मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। तो दैट मीन सेकेंड क्वेश्चन का जो जो बच्चे आंसर ए पार्ट लिखकर आए होंगे उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन पेपर में बहुत बहुत सिंपल आया था, क्योंकि आपको पता है ये तो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं। और कितना आसान चीज था, आपको सिर्फ गैस बताना था। और हम तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो गैस बताना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखो कितना इजी था आपका पेपर, कि आपको क्लियर कट मतलब ज्यादा क्लोज ऑप्शंस ही नहीं थे कि आप कंफ्यूज हो। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे होगी नहीं, तो छोड़ दो उसको। ऑक्सीजन भी नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, और कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। क्योंकि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस, और वो प्रोड्यूस करती है पॉपिंग साउंड। सो दैट मीन्स क्लियर कट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही नहीं सकती ना, कार्बन जैसी कोई चीज ही नहीं है रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन भी नहीं होती है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होगी? ये तो सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट, और बची आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने थे कि यहाँ पे मेटल विद डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन गैस देता है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, या ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगी। सो दैट मीन्स जो बच्चे भी आंसर लिख कर आए हैं ऑप्शन डी, उनको पूरे मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। तो टेंशन फ्री हो जाओ। अगला क्वेश्चन था आपका पेपर में, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग पहचानना था। इतने सारे सैंपल पेपर्स हमने सॉल्व किए, और आपको पता है मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको कराए जिसके अंदर हमने बैलेंसिंग देखी कि कौन सी क्वेश्चन बैलेंस्ड है और कौन सी नहीं। और मैं आपको पहले ही सिखा चुकी थी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं, और जब हमें चेक करना हो कि बैलेंस्ड है कि नहीं, तो सिर्फ मोल्स को देख लो कि कौन से इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के, या नहीं है। और अगर कहीं पे लगता है कि वो नहीं है, किसी भी पॉइंट पे आप जब चेक कर रहे हो नहीं है, तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना था, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। एंड आई होप ये टिप आपने मेरी जरूर यूज की होगी। तो देखो यहाँ पहली ऑप्शन में Na1 है, Na2, तो फर्स्ट ऑप्शन को तो छोड़ ही दो ना आप, क्योंकि पहला ही Na से स्टार्ट किया, वही अनबैलेंस निकला। दूसरा 2Na, अगला देखते हैं, हाइड्रोजन है 4, और यहाँ हाइड्रोजन है 4, ओके। ऑक्सीजन है 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन है 2। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? बैलेंस्ड है। ये क्या है यहाँ पे? ये बैलेंस दिख रही है। अगला देखते हैं, 2Na 1 Na छोड़ दो, 2Na ओके, मूव टू नेक्स्ट, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन छोड़ दो। तो मतलब क्लियर कट आंसर यहाँ पे दिख रहा था। इक्वेशन भी बहुत सिंपल आई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। बी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट इज 2Na प्लस 2H2O गिविंग राइज टू 2NaOH और प्लस H2। अगला क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एसिड बेस्ड सॉल्ट में से क्वेश्चन था, सोर्सेज दिए थे, ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली दिए गए हैं, और उनके एसिड पूछे गए हैं, और बताना है कि कौन से सोर्स में कौन सा एसिड टेबल डेटा के अकॉर्डिंग सही दिया गया है। तो अब आपको पता है जो भी चीज खट्टी होती है उसमें सिट्रिक एसिड होता है ना।
मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, एंड स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड भी है, और टैमरिंड में टैमरिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड नहीं होता, ये विनेगर में होता है। तो बेसिकली ऑरेंज वाला तो गलत हो गया क्योंकि सिट्रिक एसिड है, मिल्क वाला सही है, एंड स्टिंग वो बच्चे सही करके आए होंगे जिनको फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड दोनों नाम पता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक भी कहते हैं, और टैमरिंड गलत है क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड नहीं होता, वो विनेगर में होता है। तो 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो जो भी बच्चे क्वेश्चन 5th का सी पार्ट करके आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, CO2, वॉट, मतलब ये रेस्पिरेशन बता रहा है एक तरह से, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है यहाँ पे। और आपको पता है रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन यूटिलाइजेस एनर्जी, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस ही वही है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन था डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंडोथर्मिक एनर्जी दे नहीं रहे हैं, बल्कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और ना ही ये कोई न्यूट्रलाइजेशन है। तो क्लियर कट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। तो 6 क्वेश्चन का आंसर है सी। जो बच्चे भी सही करके आए हैं, वेरी वेल डन, आपकी तैयारी अच्छी थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किया अरिहंत के सैंपल पेपर्स जब हमने किए थे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और इसमें कैसे करना था, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है MnO2 + 4HCl फॉर्मिंग MnCl2 2H2O और Cl2। मैं अपना पेन का पॉइंटर चेंज करती हूँ ताकि प्रॉपर मैं करके दिखा पाऊँ आपको, एक सेकेंड दो मुझे। तो हमारे पास यहाँ पे है MnO2, मैग्नीज से ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन हटने को क्या बोलते हो आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है मैंने बताया था वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन भाई ऐड हो रही है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब 4 पॉइंटर्स दिए, बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट सही है। क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, नहीं। MnO2 क्या रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। MnCl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है, देखो हमने लिख लिया पहले। HCl एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं इन सारी ऑप्शंस को। तो हमारे पास HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है हाइड्रोजन हट रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हटने को और ऑक्सीजन डलने को दोनों को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन में 1 2 3 स्टेटमेंट बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो जो बच्चे भी क्वेश्चन 7 का आंसर बी पार्ट लिख के आए हैं, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही करके आए हो। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। मतलब बेसिस के लिए कुछ बातें कही गई है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट बेसिस के लिए जो कहा गया है वो सही है। पहला, बेसिस आर बिटर, बिल्कुल सही, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नो, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, सो दैट मीन्स ये तो गलत हो गया। बेसिस हैव pH लेस देन 7, नो। एसिड्स का होता है लेस देन 7, ना कि बेस। बेसिस आर सोर, नो, एसिड्स आर सोर एंड चेन रेड लिटमस, तो ये भी गलत हो गया। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्लिन इज एडेड, वेरी वेल डन। फिनोफ्लिन जो होता है एक इंडिकेटर होता है जिसका कलर क्या होता है, ओरिजिनली इट इज कलरलेस, बट जब इसमें हम बेस डालते हैं तो बेस फिनोफ्लिन को क्या कर देता है, इट टर्न्स इट इनटू पिंक। तो डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इन रेफरेंस टू बेसिस। तो जो बच्चे भी क्वेश्चन 8 का आंसर डी करके आए हो, बहुत अच्छा करके आए हो, यही सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, डेटा दिया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत किया था, सॉल्ट था, सॉल्ट में पेरेंट एसिड बेस निकालने वाला, और नेचर ऑफ सॉल्ट्स तो आपको पता ही है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अगर मुझे चाहिए यहाँ पे मुझे इसका अगर पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस चाहिए तो किस तरीके से मैं लूंगी यहाँ पे। अब देखो NaCl है तो ये बना है NaOH और HCl से,
स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या दिया है, बेसिक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो आपका ए स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे आपका ए स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है। बी स्टेटमेंट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये बना है NaOH और H2CO3, बिल्कुल सही दिया है। H2CO3 एक वीक एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। ये भी गलत क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूट्रल सॉल्ट कहा गया है। अगला पार्ट सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये न्यूट्रल होना चाहिए। ये भी गलत क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड पार्ट एसिडिक कहा गया है। अगला बचा डी, क्लियर कट है कि आंसर यही होने वाला है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये बना है एसिटिक एसिड और NaOH से, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये बेसिक ही होगा और बिल्कुल यहाँ पे बेसिक ही दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 9 का आंसर डी करके आए हैं बिल्कुल सही है क्योंकि वही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 10th, it is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. आई होप ये क्वेश्चन देखते तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सिमिलर किया था जब हमने अरिहंत की बुक की थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, तो हम बैलेंस करते हैं क्वेश्चन को एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एज पर लॉ the total mass of elements present in the reactant is equal to the total mass of element present in product, बिल्कुल सही है। जितना मास एलिमेंट का होगा रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होगा, A is true. B, number of atoms of each element remains the same before and after. Yes, the number of elements remains same, तभी तो हम उसको बैलेंस्ड रखते हैं। The chemical composition of reactant is same before and after. No, not at all. केमिकल कंपोजिशन कभी सेम नहीं होती। अगर केमिकल कंपोजिशन सेम होगी तो कुछ बनेगा ही नहीं ना नया, क्योंकि रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं बॉन्ड, तो बेसिकली उनका कंपोजिशन बदल जाता है। सो ये चीज बिल्कुल इनकरेक्ट है। और डी पार्ट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, विच इज अगेन ट्रू, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो है ऑप्शन सी। सो दैट मीन्स क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements in connection with the functions of blood vessel marked A, B in the diagram. आपको डायग्राम दिया है, लेट मी चेंज द पॉइंटर। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है और डायग्राम में A और B लिख रखा है ह्यूमन हार्ट का। तो यहाँ ब्लड वेसल ए बी क्या कर रही है वो आपको दिया है और सही ऑप्शन बताना है। एंड आई होप ये व्यू आपको याद रहा होगा कि यहाँ पे बी आपको रिप्रेजेंट कर रही है पल्मोनरी वेन और ए रिप्रेजेंट कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। और आपको ये भी पता है कि जो आर्टरी है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट, और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स हार्ट। बट हमारे पास एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी करती है, यहाँ पे वो प्योर ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द हार्ट, दैट इज फ्रॉम द हार्ट टू द लेफ्ट हैंड, सॉरी फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में लिख भी देती हूँ यहाँ, पल्मोनरी वेन इट कैरीज प्योर ब्लड, एक्सेप्शनल केस है, और कहाँ से, लंग्स से हार्ट में, और हार्ट की कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और वो भी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ ले जाती है, लंग्स में। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ब्लड वेसल ए मतलब पल्मोनरी आर्टरी, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स, बिल्कुल सही है, इम्प्योर ब्लड लेकर ही जाती है, सो दिस इज ट्रू। ब्लड वेसल बी मतलब पल्मोनरी वेन, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल सही है, लंग्स से प्योर ब्लड ला रही है। ब्लड वेसल बी मतलब पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस as it receives blood from this blood vessel, लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करता है जब ब्लड इस ब्लड वेसल से आता है। ओके, अगला पढ़ लेते हैं। राइट एट्रियम हैज थिकर मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड इनटू दिस ब्लड वेसल, ये गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स सही हैं वो कौन कौन सी है, लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल रिलैक्स होता है जब वो भरता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 हमारी तीनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस 11th क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. In living organisms during respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? अब मुझे लगता है कि कुछ बच्चे तो पक्का रहे होंगे, कुछ फ्रैक्शन से भी फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ना ये नॉट नहीं पढ़ा होगा जल्दी जल्दी में. एंड आई होप अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप भी पूरे अलर्ट होकर पेपर करते हो और करना भी चाहिए. ओके तो हमें दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब रेस्पिरेशन होती है तो कौन से प्रोडक्ट्स है जो नहीं बनते अगर ऑक्सीजन ना हो तो. मतलब ऑक्सीजन हो तो वो बनते हैं और ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं बनते. तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. तो बच्चे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन की बात हो रही है और एनारोबिक कंडीशन में ए पार्ट नहीं बनता है बट बाकी चीजें बन जाती है. तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका कब बनता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो. अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल कौन से होते हैं मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो कौन सा स्टेटमेंट है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल सही लिखा गया है. फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. नहीं तोड़ते हैं. लेट्स से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा ही याद कर लो, फूड को ले जाता है, फूड वेक्यूल में टूटता है ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हाँ बॉडी सर्फेस से ही डिफ्यूजन से रेस्पायर कर लेते हैं. स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म. नहीं उनके अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं, टिश्यू नहीं होता. इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकिंग फूड. ये बच्चे 2 पार्ट सही है, मैंने गलती से कर दिया. ओके यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 2, 4. पहला तो ये कि सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाता है और पूरा का पूरा सरफेस जो है ऑर्गेनिज्म का वो इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट फॉर टेकिंग फूड. तो सी पार्ट सही है. तो जो भी मेरे स्टड स्टूडेंट्स हैं जो सी पार्ट को सही करके आए हैं, वेरी वेल डन. बहुत खुश हूं मैं आपसे कि आप अच्छा पेपर करके आए हो. अगला क्वेश्चन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट. कौन सी चीज है जो प्लांट की बॉडी से एज अ वेस्ट रिमूव नहीं होती. ए रेजिन एंड गम्स, बी यूरिया, ड्राई लीव्स, एक्सेस वाटर. सो लेट मी टेल यू इट इज यूरिया. क्योंकि यूरिया जो है ना वो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है एंड इट इज नॉट रिमूव्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट बट बाकी सारे होते हैं. तो बी सही आंसर है यहाँ पे. अच्छा अगला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मतलब लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2. Which of the following statements are correct in reference to the role of A during a breathing cycle in human beings? अब A यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन, और ये क्या होता है हमारा, दिस इज डायाफ्राम. दिस इज डायाफ्राम. ओके पेपर में क्वेश्चंस तो बहुत इजी आए हैं आपके. ठीक है तो अभी हमें बताना है कि यहाँ पे ये क्या रोल कर रहा है ब्रीदिंग साइकिल के अंदर. ब्रीदिंग तो पता है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट CO2, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. क्या ये इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स? नो इट कैन नॉट अफेक्ट द रेजिडुअल वॉल्यूम. गलत है. इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल. यस डायफ्राम पहले डोम शेप्ड होता है, सांस लेते हैं फ्लैट हो जाता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट. इट गेट रेज्ड एज वी इनहेल. नहीं जब हम एक्सहेल करते हैं तब रेज होता है, जब इनहेल करते हैं तो फ्लैट हो जाता है. इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर. बिल्कुल सही क्योंकि रिब्स बाहर डायफ्राम नीचे, साइज बढ़ जाता है. तो 4th भी बिल्कुल सही है. तो इसके कंट्रास्ट में 2 and 4 मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर है. तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ए पार्ट लिख के आए हो, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा पेपर करके आए हो. अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ इन द गिवन डायग्राम. स्टोमेटा का डायग्राम दिया आपको और पूछा है कि क्या ट्रू है इस स्टेट के लिए. तो सबसे पहले तो देखो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटल पोर दिख रहा है, दीज आर गार्ड सेल्स, और यहाँ पे पोर ओपन है. और आपको पता है ना पोर ओपन कब होता है. पोर ओपन तब होता है जब गार्ड सेल्स में बहुत वाटर हो. बहुत वाटर मतलब वो टर्जिड हो, जिसकी वजह से वो इस तरीके से स्ट्रेच हो जाते हैं और पोर खुल जाता है एंड पोर गेट्स ओपन. अब पोर यहाँ पे ओपन भी है. अब स्टेटमेंट क्या है, large amount of water flows into the guard cells.
फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा पानी गार्ड सेल्स में, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, गैसेज एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, पोर थोड़ा खुला है, बहुत ज्यादा नहीं खुला है, ये तो नहीं हो रहा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, नहीं, हमेशा गार्ड सेल से थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता, दैट इज ट्रांसपिरेशन थोड़ी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल, नहीं, तो वो फ्लैसिड हो जाता। तो बेसिकली ए पार्ट सही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल व्हिच मेक्स इट टर्जिड एंड दैट इज द रीजन वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहे हैं और पोर ओपन है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? ए सोलर कुकर, ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, या इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स। तो सोलर कुकर के अंदर तो आपको पता है कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर देता है रेस को एक पॉइंट पर, एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है, और सोलर कुकर का यूज भी यही होता है। रियर व्यू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रियर व्यू में कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि हमें वाइड व्यू चाहिए होता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज चाहिए होती है, तो ये कॉनकेव मिरर नहीं होता। सेफ्टी मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, ना कि कॉनकेव, और फुल साइज इमेज भी आप कॉन्वेक्स मिरर में ही देख सकते हो, क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो फुल साइज इमेज टॉल बिल्डिंग्स की उसी में आती है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर यहाँ पे ना बी था, ना सी, ना डी, कौन सा है? ए पार्ट। सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यूज होता है बिकॉज इट इज कॉन्वर्जिंग, इट कन्वर्ज द सनलाइट, द सन रेज विच आर फॉलिंग ऑन इट एट वन पॉइंट, वहां टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो जाता है और कुकिंग के लिए वो यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेंसेज पे है, मतलब रिफ्रैक्शन चैप्टर से आया है। तो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज, एक स्टूडेंट मैग्नीफाइड इमेज चाहता है, बड़ी इमेज चाहता है, ए बी का, मतलब ऑब्जेक्ट है ए बी, कहाँ जाता है? स्क्रीन पे, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी का पोजीशन कहाँ पे सही दिया है? मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे तो आपके पास मैग्नीफाइड इमेज आएगी, बट रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट कुछ मेंशन नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज की बात की गई है। एट 2f पे रखोगे तो आपको पता है इमेज एट 2f बनती है और सेम साइज की बनती है, तो ये तो गलत होगा, मैग्नीफाइड नहीं बनती। बी पार्ट में बियॉन्ड 2f वाला हमेशा ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज बनता है वो बिटवीन f एंड c बनता है, और इमेज डिमिनिश्ड होती है, ना कि बड़ी, तो ये ऑप्शन भी गलत। एट 2f वाला भी 2f पे ही बनता है भाई, ये भी गलत। अब ये है फोकस, तो फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है और रियल इन्वर्टेड होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट है, चाहे मैग्नीफाइड दिया, हाईली नहीं दिया, बट करेक्ट आंसर क्या आना था आपका? डी पार्ट। तो डी पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। आई होप आप लोग सही आंसर टिक करके आए हो। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। ये हमारे पास एक डिवाइस है और इस पे रेज फॉल हो रही है, और हमें बताना है कि ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है। तो देखो रेज यहाँ पे जा रही हैं, तो इसमें से पास भी हो रही हैं, रेज पास मिरर में से तो नहीं होती है ना, लेंस में से ही होती है, तो दैट मीन्स क्लियर था कि मिरर तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब रेज क्या हो रही है? फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग लेंस आपका कौन सा है? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो कितना इजी पेपर आया था, और प्लीज आई एम प्रेइंग कि आप सब लोग सही आंसर टिक करके आए हो। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए, मतलब एक लाइट है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एयर से, वो पास होती है मीडियम ए में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, ये दिया है। फिर वो एंटर हो रही है मीडियम बी में, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ओके। फिर वो एंटर हो रही है मीडियम सी में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, और फिर वो इमर्ज हो रही है वापस एयर में, ठीक है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं आपको बता दूं 1 होता है, 1.0008, तो मतलब हम 1 ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एयर से मीडियम ए, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0.50 का आ रहा है, और यहाँ पे दिस इज समथिंग 27, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है?
2.42 माइनस 1.33, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 12 में से 3 आपके पास आ गए। आई एम वीक इन मैथ्स। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपके पास आ गए 9 0 एंड 1.09। तो बेसिकली हमें बताना है कि लीस्ट बेंडिंग कहाँ होगी। तो लीस्ट बेंडिंग बच्चे वहाँ पे होगी जहाँ पे बेसिकली जो लीस्ट बेंडिंग का मतलब क्या होता है? लीस्ट बेंडिंग का मतलब होता है कि डेंसिटी में डिफरेंस कम होगा। डेंसिटी में डिफरेंस क्या होगा? कम। और डेंसिटी में डिफरेंस वहां कम होगा जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज का डिफरेंस आपस में थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो फर्स्ट केस पे मैं देखूं तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 0.50। ठीक है, और जब ए और बी का कर रहे हैं हम, ए और ये तो ए से ए का आ गया ना, अब ए से बी का आप कर रहे हो तो मतलब 1.50 माइनस 1.33, तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया 0.17। ठीक है, फिर उसके बाद बी से सी का कर लेते हैं। बी से सी में डिफरेंस है 1.09, और फिर सी से एयर मतलब 2.42 से एयर 1, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है 1.42। तो जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे बेंडिंग ज्यादा होगी, और जहां डिफरेंस कम होगा वहां पे बेंडिंग कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस आपको कहाँ दिख रहा है? ए से बी में, तो मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज होता है उतना कम बेंडिंग होता है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होता है उतनी बेंडिंग ज्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है बच्चे? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग तो आपको पता है ना कि जो लाइट रे है वो पार्टिकल के अंदर एंटर करती है और फिर फैल जाती है जगह जगह पे, इसी वजह से किसी किसी चीज का कलर होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो स्कैटरिंग के बारे में सही नहीं दिया यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट है, कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमोस्फेयर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कलर होगा स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स का साइज क्या है। ठीक है, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। हाँ, रेड लाइट लीस्ट स्कैटर्ड होती है, ये भी सही है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड। नहीं, इसमें स्पीड का कोई फंडा नहीं होता, वो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ये गलत है। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर्ड द ब्लू लाइट मोर, और तभी वो हमें ब्लू दिखता है, और क्योंकि ब्लू लाइट एंटर होती है, बिल्कुल सही है, तभी एटमॉस्फेयर आपका ब्लू है। तो नॉट ट्रू वाला सिर्फ सी पार्ट है हमारा, कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इस वजह से नहीं होती है, ये तो जो गिवन स्टेटमेंट है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए है। तो आंसर सी 21 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आपके पास डायग्राम दिया है, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली ये आपको पता है आपका कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट आपको विद इन फोकस दिया है, मतलब बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज का बनेगी उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्निफिकेशन बताना है। तो आपको पता है इसकी इमेज का बनती है, पैरेलल आई कहाँ से पास करती है? फोकस से, ऑप्टिकल से, सॉरी सी से आई, सी से, ये थोड़ा सा रफ हैंड में बना रही हूँ तो रिट्रेस करती है। तो जब आप इसको बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करते हो तो आपके पास इमेज आती है, मतलब इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड आती है। वर्चुअल इरेक्ट के लिए एम का साइन क्या होता है? प्लस, और मैग्नीफाइड का मतलब है मोर देन 1, क्योंकि 1 का मतलब होता है सेम साइज, 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड, 1 से बड़ा मतलब बड़ा साइज में मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव होता है, बट इसका जो साइज है दैट इज एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड, तो मोर देन 1, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 22, तो जो बच्चे भी बी पार्ट लिखकर आए हैं वो बिल्कुल सही करके आए। अगला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन। इस तरीके से एबीसी मीडिया है और लाइट ऐसे इंसिडेंट है। इफ एबीसी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द डायग्राम? क्या 1 बड़ा है 4 से, क्या 1 छोटा है 2 से, या 2 बड़ा है 1 से, कुछ भी कह सकते हो। दोनों एंगल इक्वल है 2 और 3, या 3 बड़ा है 4 से। अब देखो कैसे निकालते हैं। ए बी सी ये फॉल हुई और ये ज्यादा बेंड हो रही है ना। ज्यादा बेंड का मतलब ए और बी में से अगर हम बात करें तो बी इज डेंसर, बी क्या है? ज्यादा डेंसर, और ए रेयरर है। इसी वजह से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज मोर
एंगल 1 कह देते हैं उसको, दैट इज मोर एज कंपेयर टू एंगल 2। ठीक है, तो मतलब बी स्टेटमेंट तो गलत ही हो गई ना, वो तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, फिर उसके बाद ये 2 बी में पास करी तो ये मीडिया सेम है और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, तो एंगल 2 और 3 में कंपेयर करो क्योंकि वो सेम मीडिया है, तो इसका मतलब वो एंगल सेम रहा होगा, दैट मीन सी सही है। फिर उसके बाद 3 से ये 4 में आ गया और अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब स्पीड बढ़ गई, तो मतलब बी और सी में से सी आपका रेयरर है तभी स्पीड बढ़ गई उसकी, तो इसका मतलब एंगल जो 4 है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल 3, वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये वाला है, ये गलत हो गया। और एंगल 1 तो आपको पता है एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इंसिडेंस और इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी गलत। तो बचा क्या, सी, जो कि करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम गिवन बिलो x y आर द एंड कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द कलर ऑफ वाई कलर बताना है, कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर इस प्रिज्म को मैं सीधा कर दूं तो आपको पता है कि जब भी हम विबग्योर लिखते हैं हम बेस से लिखते हैं, है ना, मतलब बेस के पास वाला कलर वॉयलेट होता है और ऊपर वाला रेड, तो इसको जब आप टिल्ट करोगे ये ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा, तो बेसिकली जब आप इसको टिल्ट कर दोगे तो आपके पास बेस के पास कौन सा है, बेस के साथ तो एक्स ही रहेगा ना, तो ये एक्स क्या रहेगा, वॉयलेट, और वाई क्या रहेगा आपके पास, रेड। तो यहाँ आपको ये बताना है कलर क्या, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वाई रेड कलर है। कलर ऑफ स्काई नहीं, कलर ऑफ स्काई अर्थ से ब्लू दिखता है, ये ब्लू नहीं है। कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम मून नहीं, वहां तो ब्लैक हो जाता है। कलर यूज टू पेंट डेंजर सिग्नल्स, यस इट इज लीस्ट स्कैटर्ड कलर एंड इट इज रेड विच इज यूज टू पेंट डेंजर सिग्नल्स। कलर ऑफ सन भी नहीं होगा, वो तो आपको पता है कि वो रेडिश येलो दिखता है। तो बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो इसके साथ हो गया हमारा सेक्शन 1 खत्म, और आई होप 24 में से 24 क्वेश्चन ही आप करेक्ट करके आए होंगे, और मतलब करने तो 20 थे, मतलब 24 आते होंगे और अपने बेस्ट 20 आप पहले करके आए होंगे ताकि वही पिक हो और आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो चलो देखते हैं अब सेक्शन बी में कौन कौन सा बच्चा मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर सही करके आया है। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद सेक्शन बी और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग सही करके आए हो। तो क्वेश्चन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन है। सो आई होप आपको याद रहा होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर आप हीट देते हैं और हीट देने से जो रिएक्टेंट है वो टूटता है, डिकम्पोज होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन था 2H2O फॉर्मिंग 2H2 प्लस O2। आपको याद होगा कि जो वाटर है, वाटर का ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक करंट पास होने से होता है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ये नहीं है। AgBr 2Ag प्लस Br2 में लाइट के प्रेजेंस में टूटता है, तो बेसिकली इट इज फोटो डिकम्पोजिशन, तो बी पार्ट भी नहीं है। सी पार्ट अगेन इट इज फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि AgCl और AgBr को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, लाइट में एक्सपोज करते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटता है। सो वी आर लेफ्ट विद डी, और डी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें आप लाइमस्टोन को हीट करते हो तो वो आपके पास चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली डी हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, मतलब बेसिकली तो जो भी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन 25 का आंसर डी करके आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन एसिड बेसिस पे, और बहुत इजी है क्योंकि पीएच वैल्यू वाले क्वेश्चन बच्चे हम बहुत से प्रैक्टिस कर चुके थे। कंसिडर द पीएच वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स, दिया भी गया है कि सब एसिड है। लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। लेमन जूस का पीएच है 2.2, गैस्ट्रिक का 1.2, विनेगर का 3.76 और डाइल्यूट एसिटिक एसिड का 3। करना क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में आपको इसको अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो आपको पता है कि जिसका पीएच बच्चे हाई होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होता है। तो डिक्रीजिंग मतलब जहां कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कम होता जाएगा बेसिकली, तो मतलब हमें यहाँ पे लो पीएच से हाई पीएच का वैल्यू में अरेंज करना होगा।
वही डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे सबसे कम जिसका पीएच होगा उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे। तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस मतलब 2 के अंदर आपके सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2 के बाद लेमन जूस मतलब 1, उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, और फिर हमारे पास आ जाता है 4 और फिर आ जाता है 3। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन सी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास क्या है कि सबसे कम हाइड्रोजन आयन उसमें होंगे जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पीएच किसका है हमारे पास, एक मिनट, हमें करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मतलब जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होंगे वो लास्ट में आएगा। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन हमारे पास उसमें होंगे जिसका पीएच ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही अरेंजमेंट किया है मैंने यहाँ पे। तो 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the experimental setup shown in the given figure and choose the correct option from the following। फिगर में क्या दिया है, डाइल्यूट HCl दिया गया है आपको, कुछ P लिया गया है यहाँ पे, सम रिएक्टेंट P इज हियर, और वो मिलकर क्या बना रहा है, Q बना रहा है, और उस Q को जब हम पास कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, तो हमें बताना है कि P क्या है और Q क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि P क्या K2CO3 है और Q क्या Cl2 है। तो देख लेते हैं, अगर PK2CO3 होता और उसको HCl के साथ रिएक्ट करते तो यहाँ पे KCl H2O और CO2 बनता। ठीक है, यही बनता ना आपके पास, KCl H2O और CO2। और यहाँ पे कहा है कि जब इस गैस को हमने पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नो चेंज, बिल्कुल गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, चेंज तो होगा। अब नेक्स्ट दिया गया KHCO3, फिर भी नो चेंज। नो चेंज वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ CO2 गैस तो इवॉल्व हो रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। अब तीसरा है KHCO3 H2 गैस भी गलत होगी। तो ऑप्शन हम किस पे फोकस करेंगे, CO2 वाले पे ही। तो लास्ट में हमें दिया है K2CO3 पासिंग थ्रू HCl, और हमें पता है कि वो बना रहा है KCl H2 और CO2, सेम रिएक्शन है। और इस CO2 को जब हम लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, तो वो मिल्की भी हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी करके आए हैं, वेरी वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए और अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, CaCl2 कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, क्लोरीन इज Cl नेगेटिव, क्योंकि जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो क्लोरीन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज 1। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl नेगेटिव बना लेता है, और जब हम इसको इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है CaCl2। तो बेसिकली यहाँ पे Ca के 2 पॉजिटिव है और Cl एक नेगेटिव आयन है, बट यहाँ पे 2 Cl हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अब यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, तो ये बिना चार्ज वाला तो गलत होगा, तो इस पे भी चार्ज नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज वाले 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास जो चार्ज है कैल्शियम पे 1 पॉजिटिव है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो बेसिकली Ca2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव हमारा सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है, और मैंने आपको अरिहंत के पेपर्स कराते हुए भी बताया था कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, जैसे भी आपने लर्न किया हो। ठीक है, और हाइड्रोजन के बाद आ जाता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आता है वो लेस है, वो उसको डिस्प्लेस, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे NaCl प्लस Cu, तो क्या Cu डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे Cu प्लस AgNO3, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि Ag Cu के बाद आता है, कम रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 में। Al2SO4 होल थ्राइस विद Mg,
Al और Mg, तो Mg पहले आता है, रिएक्शन बिल्कुल होगा। ZnSO4 विद आयरन, मतलब आयरन ने Zn को डिस्प्लेस करना है, वो नहीं होगा क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 और 3 ऑप्शन में होंगे और हमारा ऑप्शन मुझे दिख गया है, ऑप्शन बी, एंड आई होप आपको भी दिख गया होगा एंड यू मस्ट हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज केमिकली कंबाइंड वाटर, इट इज केमिकली कंबाइंड वाटर। जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सॉल्ट्स आपको पता अलग ही होते हैं, जैसे सपोज वॉशिंग सोडा की मैं बात करूं उसमें होता है, तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2, इसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। वॉशिंग सोडा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया Na2CO3 10H2O, इसमें होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होता है CaSO4.12H2O। हेमीहाइड्रेट बेकिंग सोडा इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सॉरी इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी नहीं होता। तो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 और 3 में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 2 एंड 3 वाला मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन, एसर्शन रीजन, और आपको पता है ना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर एसर्शन सही हो तो रीजन सही हो, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी करता हो, तो आंसर क्या होता है? ए। दोनों सही है बट रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो बी। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सी। एसर्शन गलत है, रीजन सही है, तो डी। अब देखते हैं इसका क्या होगा। एसर्शन दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। बिल्कुल सही है कि NaHCO3 का एक यूज है कि वो एंटासिड टैबलेट्स में यूज होता है, एसिडिटी कम करने के लिए यूज होता है। रीजन दिया है कि इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। बिल्कुल सही है, बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, तो ये बेसिक है नेचर में। और बेसिक चीज अगर हम कंज्यूम करेंगे तो जहां पे भी ज्यादा एसिडिक इफेक्ट है उसको वो न्यूट्रलाइज पक्का करेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मतलब वो बेसिक सॉल्ट है, इसीलिए वो एज एन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड के अंदर यूज होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे असर्शन दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और रीजन दिया है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बर्निंग का मतलब है कंबशन, और आपको पता है जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे एनर्जी ऑब्टेन होती है, और एनर्जी ऑब्टेन होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एंड बेसिकली ऑल द बर्निंग प्रोसेसेस they are exothermic reaction, that is they produce heat। तो यहाँ पे assertion हमारा false है। रीजन दिया है कि मिथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब मिथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, जो कि बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो assertion false है बट रीजन एक सही स्टेटमेंट है। तो बेसिकली एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मतलब नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, और प्लांट्स इसको किस फॉर्म में लेते हैं? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। सो बेसिकली एसर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है कि सॉइल इज द नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स। सो बिल्कुल सही है कि जो मटेरियल्स, मिनरल्स जो चाहिए होते हैं प्लांट को, उसका इमीडिएट सोर्स कौन सा होता है? सॉइल। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो दैट मीन्स विल गो विद बी पार्ट, विल गो विद बी पार्ट। So B option is the correct option, that is assertion is true, reason is true, but reason doesn't explain assertion. Next question, sun appears reddish at the time of sunrise and sunset। बिल्कुल सनसेट और सनराइज के टाइम हमें रेड ही दिखता है, तो असर्शन बिल्कुल सही है बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस और उसकी सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, रेड ली स्कैटर्ड होता है और वो हमें रेड दिखता है। रीजन दिया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमोस्फेयर इज लेसर देन सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून, विच इज फॉल्स। क्योंकि जब जो डिस्टेंस है वो सनलाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है
डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो रीज़न हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा ट्रू है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे assertion true, reason false, that is we'll go with option C. C is the correct answer. Next assertion reason, hydrochloric acid helps in the digestion of food in the stomach. बिल्कुल सही है। HCl जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और HCl इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस और इसका काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। और दूसरा, इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम विच इज रिक्वायर्ड to pepsin so that it can get activated and convert the proteins present in food to peptones. बिल्कुल सही है। तो assertion हमारा यहाँ पे true है। रीजन दिया है कि इट क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम्स, बिल्कुल सही है पेप्सिन के लिए। सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज द एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो विल गो विद ऑप्शन ए, विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student was asked to write the stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. एक स्टूडेंट को कहा गया कि स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखे कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ही रोट सम स्टेप्स बट कुछ स्टेप्स रॉन्ग थे। देख लेते हैं क्या था। और ये अपरेटस था बेसिकली। यहाँ पे एक प्लांट को KOH रखा है, KOH एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है लेकिन इसको डार्क में रख रहे हैं इन लोगों को, दोनों को। और डार्क मतलब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या पॉइंटर्स लिखे। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days, ठीक है, ये सही है। बॉटम ऑफ बेल जार इज सील्ड टू मेक इट एयर टाइट, ये भी सही है। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अ लीफ फ्रॉम बोथ द प्लांट्स इज टेकन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हाँ, हम दोनों ही लीव्स लेंगे और देखेंगे किसमें स्टार्च है कि नहीं। तो बेसिकली सी एक रॉन्गली रिटन स्टेप है क्योंकि स्टार्च टेस्ट के बाद हम उसको उसमें उसका इस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होगी अगर वो KOH एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको मतलब का फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब एसेंशियल रॉ मटेरियल है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 different एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन। फिश और ह्यूमन बीइंग मतलब एल्वुलाई का रेस्पिरेटरी पार्ट दिया हुआ है आपको। हमें बताना है कि वन कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ, एक कैरेक्टरिस्टिक जो दोनों के लिए बिल्कुल सही है। ओके, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, ये गलत है क्योंकि ह्यूमंस में तो इंटरनली है बट गिल्स सुपरफिशियल होते हैं। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट surface फॉर gaseous exchange, yes true, because to carry out gaseous exchange the respiratory organ has to be thin, moist, highly permeable and highly vascular too, मतलब blood supply भी ज्यादा होनी चाहिए। सी ब्लड, बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि मैंने बताया ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, नहीं, ये भी दोनों में नहीं होता। सो बेसिकली बी है जो दोनों में कॉमन है कि थिन और मॉइस्ट सरफेस दोनों का ही होता है विच इज नेसेसरी फॉर गैसेस एक्सचेंज टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, what does it help to conclude when person exhales into test tube? Exhale. So when we are inhaling O2, exhaling we are giving CO2. Okay. So we are exhaling into lime water. Lime water we know exhaled air में हमारे carbon dioxide होता है. So it will turn lime water milky. Statements पढ़ लेते हैं पहले. मतलब जब हमने ये exhale किया तो lime water में कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिला? तो बेसिकली हमें कंक्लूजन टिक करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, नहीं, इनहेल्ड एयर में कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। फर्मेंटेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगेन नो, फर्मेंटेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर, ट्रू, इट इज मोर। फर्मेंटेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ CO2, नो। सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर। That is, we can conclude by looking at this activity that exhaled air में बहुत ज़्यादा CO2 होती है and it turns, like if we blow the air into lime water will turn milky. Next question,
If a lens can converge the sun rays at a point 20 सेंटीमीटर, हमारे पास एक लेंस है और कॉन्वर्ज लेंस, बेसिकली कॉन्वर्जिंग लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट कन्वर्ज रेज एट 20 और हमें पता है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है दैट इज फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ इज 20, इस साइड पे है तो पॉजिटिव ही होगा. वी नीड टू फाइंड द पावर, बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो पावर इज सेंटीमीटर में है तो 100/f फॉर्मूला ले लेंगे. तो 100/20 इसको कट करोगे, आंसर आ जाएगा +5 डायोप्टर. ऑप्शन में है भी ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. वैसे भी देखो, या माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता था, कॉन्वर्जिंग लेंस है तो पावर पॉजिटिव में ही होनी थी. तो 2 और 5 में से ही आपको चूज करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग. तो रेडियस मतलब सी और पी का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस ताकि वर्चुअल इमेज मिले. तो कॉनकेव मिरर के केस में आपको शायद याद होगा बच्चे, वर्चुअल इमेज हमें कब मिलती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ. अब एफ क्या होगा, वी नो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, तो ये आ जाएगा फोकस 15 सेंटीमीटर पे. और हमें पूछा है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, इट शुड बी बिटवीन पी एंड एफ, दैट मीन्स बिटवीन 0 to 15. तो डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड. 30 सेंटीमीटर पे रखोगे मतलब सी पे, तो इमेज क्या बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और सी पे ही बनेगी. बिटवीन 15 एंड 30 रखोगे तो इमेज बनेगी अब बियॉन्ड 30 और वो रियल इन्वर्टेड होगी. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर. बिल्कुल सही है. डियर और टाइगर की अगर स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो जो डियर की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जो डियर है वो एक र्यूमिनेंट है, मतलब वो फीड करता है, ग्रास ईटर है, और उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स अलग होते हैं, वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. दे हैव गॉट लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसका कारण क्या है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, नहीं, मोड का मतलब किस तरीके से खाना खा रहा है, नहीं. टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, यस, ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है. प्रेजेंस ऑफ बिलाई या डाइजेस्टिव एंजाइम भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है. तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, कि फ्लैश खा रहा है, ग्रास खा रहा है, क्या खा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. बिल्कुल सही है. हमें पता है कि फ्लोएम इज वन ऑफ द वस्कुलर बंडल जिसका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब लीव से सारे प्लांट के पार्ट्स में फूड पहुंचाना. फ्लोएम बना होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा से, बना होता है सीव ट्यूब से और फाइबर कंपेनियन सेल से. और फ्लोएम में जो फूड को ट्रांसलोकेट हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स एंड सीव ट्यूब्स. फाइबर में स्क्लेरेन्काइमा ही आ जाता है. तो मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कि जो फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करते हैं दे आर फाइबर्स एंड सीव ट्यूब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक लेंस है कॉन्वर्जिंग लेंस, वो इमेज बना रहा है 3 times मैग्नीफाइड, ओके, विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन. अगर फोकल लेंथ लेंस की है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, तो लेंस का इधर ही होता है तो ये प्लस में ही होगा. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस यू हमें निकालना है. अब ये निकालने के लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v/(-1/u). अब यहाँ पे m क्या दिया है आपको 3, लेकिन हमारे पास f है और हमारे पास v और u नहीं है. बेसिकली हमें u चाहिए ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं. लेंसेज v/u, तो 3 = v हमारे पास नहीं है और u हमें सॉल्व करना है. सो लेट्स से u इज x की टर्म में ले लेते हैं. सो v बिकम्स 3x, v का वैल्यू आ गया 3x, तो v हो गया 3x माइनस 1/u, लेट्स से x. तो x और 3x का जो आपका एलसीएम होगा दैट वुड बी 3x. तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3. तो ये आपके पास हो गया
1/30 is equal to minus 2 over 3x. Comes out to be 3x is equal to minus 60. x is equal to minus 60/3 और ये आपके पास आ रहा है -20 सेंटीमीटर, -20। बट यहाँ पे आपको आंसर दिए हैं, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस चाहिए ना, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन अबव। और डायग्राम क्या है आप देख सकते हो, आपके पास कॉनकेव मिरर है, फोकस और सी पे एक ऑब्जेक्ट है कैंडल। तो हमें बताना है कि क्या नहीं होगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे, और इमेज क्या होगी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। ऑप्शन है क्या इमेज रियल होगी, ये तो सही है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, नहीं, इमेज इनलार्ज नहीं होगी, सेम साइज की होगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ फोकल लेंथ, यस सी पे ही बनेगी, ये भी सही है। और इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, तो बेसिकली बी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है कि बी नहीं होगा, इमेज इनलार्ज नहीं होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 2 3। मीडिया 1, मीडिया 2 एंड मीडिया 3 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ 1 से 2 में जा रही है और ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब 2 इज डेंसर एज कंपेयर टू 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि जब 2 में से 3 में जा रही है तो अवे फ्रॉम टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास 3 भी डेंसर है 2 से, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले इन्हीं रिजल्ट्स को देखकर कर लेते हैं। n1 इज इक्वल टू n2, नहीं, n1 n2 के इक्वल होता तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता, जबकि स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर, मतलब डेंसिटी क्या n1 की ज़्यादा है n2 से। डेंसिटी अगर इसकी ज़्यादा होती तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आई और ये इस तरीके से बेंड हो गई, तो n1 का डेंसिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बेंड हो रही है ना, नहीं तो ये इधर जाती, देखो ये पाथ था, तो ये n1 का डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है। n2 की डेंसिटी n3 से ज़्यादा है, n2 का डेंसिटी n3 से ज़्यादा नहीं, n3 ज़्यादा है क्योंकि ये टूवर्ड्स नॉर्मल आ रही है, एंगल छोटा हो रहा है। n3 का डेंसिटी n1 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो बेसिकली डी आपके पास यह करेक्ट आंसर है कि n3 का जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो ज़्यादा है, तभी यहाँ पे ज़्यादा बेंडिंग हो रही है क्योंकि एंगल 3 छोटा है एज कम्पेयर टू एंगल 1। सो n3 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1। तो आई होप ठीक है, n1 n2 सेम नहीं होगा, n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का ज़्यादा होता तो वहाँ वो एंगल छोटा होता, वो भी नहीं है। n2 इज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 का ज़्यादा होता तो 3 वाला एंगल छोटा ज़्यादा ना होता, तो बेसिकली हमारा आंसर सही है कि डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A is 1.5 and B is 1.33. If speed of light in air is this, what is the speed of light in medium A, medium B? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे निकालते हो, ऊपर एयर की स्पीड रखते हो, एयर में स्पीड रखते हो और यहाँ पे मीडियम के अंदर रखते हो। मीडियम की आपको नहीं दी है, लेट्स से हम ए मीडियम की निकाल रहे हैं और लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसमें स्पीड आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, जिसको सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बेसिकली ये और ये चला गया, आपके पास बचा ये सिर्फ। ऐसे ही अब बी पार्ट का भी निकालना है, तो बी पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और स्पीड 3 × 10⁸। अगेन बी का स्पीड निकालना है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2.25 × 10⁸। तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप ऐसे ही आपने सॉल्व किया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लिखकर ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ए और बी का ध्यान रखना था कि आंसर आपको ये ए के लिए दिया है और ये बी के लिए दिया है हर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर आपका होता है
कॉन्वेक्स मिरर, तो मतलब डिस्टेंस u दिया है जो कि नेगेटिव होता है हमेशा. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की. हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है. तो बेसिकली पहले हम मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे. तो मिरर फॉर्मूला जब आप पुट करोगे यहाँ, तो ये आपके पास 1/v और दिस इज 1/-30. तो इसको सॉल्व जब करोगे तो v आपके पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर. अब आपको पता है मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/HO, और एक फॉर्मूला होता है -v/u. तो इसमें पुट कर लेते हैं. तो HI हमें सॉल्व करना है, HO है 4, ये -7.5 और ये आपके पास -30. माइनस से माइनस कट गया. इसको सॉल्व करोगे तो 30HI इज इक्वल टू 7.5 इंटू 4, या सीधा 30 नीचे ही लिख लेते. सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा +1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया है. तो इस तरीके से आपको मिरर फॉर्मूला फॉलोड बाय मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना था और ऐसे आपका करेक्ट आंसर सी पार्ट आ जाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop to water. हमने बीकर में पानी लिया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल रहे हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप. टेम्परेचर एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन वाज नोटेड. pH आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो फॉलोइंग ग्राफ वाज ऑब्टेन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी. तो हमें दिया है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. एसिड को जब पानी में डालते हैं एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही है. pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिंग वाटर. नहीं, एसिड नो. जब आप पानी के अंदर pH एसिड डालोगे तो pH तो कम होगा, बल्कि दिस इज रॉन्ग. ओके, नो इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक. मैंने इसको एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, ये भी गलत है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता. pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिंग एसिड. यस, क्योंकि पानी एसिडिक हो जाता है. pH of tap water was around 7. Right, it is 7 because it is neutral. तो 3 और 4 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे. ऑप्शन C is the correct answer for this question. Now let's quickly begin with section C. That is the last section of your paper. और देखते हैं कि आप लोग क्या करके आए हो उसके अंदर. तो यहाँ पे आपको पता है आपकी केस स्टडीज हैं. तो केस स्टडी 1 आपकी आई थी. A student took 4 metals P, Q, R, S. 4 metals लिए स्टूडेंट्स ने and carried out different experiment to study the properties of metals. एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए प्रॉपर्टीज जानने के लिए मेटल्स की. और ऑब्जर्वेशंस थी all the metals could not be cut with knife except the R. R को छोड़ के कोई भी नाइफ से हम नहीं काट सकते. और आपको पता है नाइफ से कटने वाले कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम. ओके. Metal P combined with oxygen to form oxide M2O3 which reacted with both acid and base. मतलब वो ऑक्साइड थी एम्फोटेरिक. और ये फॉर्मूला देखकर भी आप समझ गए होंगे कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात हो रही है. रिएक्शन विद वाटर. P did not react either with cold water, hot water but reacted with steam. मतलब ये जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन में से कोई होगा. Q reacted with hot water and metal started floating. फ्लोटिंग वाला कौन सा होता है आपका? वन इज कैल्शियम एंड अदर इज मैग्नीशियम. रिएक्टेड वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर, मतलब सोडियम और पोटेशियम. डिड नॉट रिएक्ट मतलब कॉपर और उसके नीचे वाले मेंबर्स. तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे इस पे. तो पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन ऑयल. किसको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ेगा आपको? वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूजिंग केरोसिन ऑयल. अब इस डेटा में आपको दिया है केरोसिन ऑयल में आपको पता है हम किसको रखते हैं? सोडियम या पोटेशियम को ही. और यहाँ पे दिया है कि सब नाइफ से कट हो रहे थे एक्सेप्ट आर, और आर को ही हम केरोसिन में रखते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी. मतलब यहाँ पे आर किस चीज को डोनेट कर रहा है? मेटल सोडियम या फिर पोटेशियम भी कह सकते हो, और उसको हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू इज. क्यू कौन सा मेटल होगा? दोबारा से केस स्टडी देख लेते हैं. मेटल क्यू है जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग. अब ऑप्शन में हमारे पास आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम है. तो हॉट वाटर के साथ आयरन स्टीम के साथ करता है, जिंक स्टीम के साथ करता है, पोटेशियम कोल्ड के साथ करता है. तो बचा ऑप्शन डी मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम इज मेटल क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती है.
और आपको पता है वो हमारे पास होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब देखते हैं केस स्टडी में PQRS में से क्या था वो। तो यहाँ पे P था, P देखो, P कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3। तो आंसर मतलब हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या होगा, A पार्ट, दैट इज P. P would be the amphoteric oxide. Next, the increasing order of reactivity of four metals. अब रिएक्टिविटी के लिए भी हमें एक बार केस स्टडी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखो, इसके बेसिस पे हम रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं। जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो सबसे रिएक्टिव होगा, जो हॉट वाटर के साथ करता है वो उसके बाद, जो कि स्टीम के साथ करता है उसके बाद, और जो नहीं करता। तो सीरीज क्या रहेगी, RQPS। आर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, RQPS। मैं लिख देती हूँ RQPS, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन सा होगा, R, फिर उसके बाद Q, फिर P और फिर S। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा SPQR, ऑप्शन C। सो ऑप्शन C वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर्स किए होंगे। अगली केस स्टडी देखते ही पता लग रहा है कि एक्सक्रीशन चैप्टर में से, जिसमें डायलिसिस हो रहा है। The figure shown the common type of dialysis called hemodialysis. It removes waste products from the blood such as excess salt, urea. This is removed. During the procedure, patient blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membrane before returning it to the blood. और इसके बेसिस पे हमें आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन, द हीमोडायलाइजर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स व्हिच हेल्प्स टू। अब इसमें अगर आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ते, अगर आपने एक्सक्रीशन चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ था तो आप ये कर पाते हैं एमसीक्यू। तो हीमोडायलाइजर बेसिकली एक सेमी परमिएबल लाइनिंग जो उसकी होती है ट्यूब्स की, वो क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, नाइट्रोजन वेस्ट को करती है रिमूव, waste from the dialyzing solution in passing the waste product in the dialyzing solution to pump purified blood back into the body. तो सेमी परमिएबल लाइनिंग का मतलब है कि उसमें से वेस्ट निकाल पाए, और वेस्ट कौन सा, बेसिकली इन पास, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। द हीमोडायलाइजर हैज अ सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स। उसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, बिल्कुल सही है, जो सेलुलोज की ट्यूब्स है वो क्या मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन in passing the waste products in the dialyzing solution. Yes, to pump purified blood back into the this node. So basically यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। सेमी परमिएबल लाइनिंग जो होती है ट्यूब की, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में से डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डालती है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी इसमें से क्या नहीं करती, टू रिमूव नाइट्रोजन स्पेस फ्रॉम द ब्लड, ये तो करती है, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड, टू रीएब्सॉर्ब और टू फिल्टर एंड प्योरीफाई। रीएब्सॉर्ब नहीं करती है, सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर हियर। बाकी सब करती है, ऑप्शन सी रीएब्सॉर्प्शन का काम आर्टिफिशियल किडनी का नहीं है। द यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन। जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन स्पेंट हो जाता है उसको हम अलग से निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या चीज ज्यादा होती है, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, ब्लड सेल, लिम्फ या प्रोटीन्स। Obviously, it will have more urea and excess salt. So A would be the right answer. So this is how आपको ये answers करने थे। Which part of nephron in human kidney serves the function of reabsorption? अब आपको पता है नेफ्रॉन आपके पास इस तरीके से होता है, और नेफ्रॉन के अंदर जो रीएब्सॉर्प्शन करता है वो ट्यूबुलर पार्ट करता है। So basically C would be the right answer. Tubular part help in reabsorption. Case study 3. It is based on lens, that is refraction chapter. A compound microscope is an instrument जिसमें दो lenses है, L1 L2। L1 को objective lens कहा गया है और वो real inverted magnified image बनाता है। real inverted और magnified image, lens जो real inverted magnified image बनाता है वो convex होता है। This serves as an object for the second lens L2। एक और lens है L2 eyepiece में। eyepiece function like a simple microscope. It produce a final image जो कि inverted होती है, real inverted and enlarged नहीं, which it produces the final image which is inverted with respect to the original object, enlarged and virtual. ये कैसी image बनाता है, one second, the eyepiece functions like a small microscope. It produces the final image, ये एक और image बनाता है, और विच इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो क्या होगी, एक तो इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज्ड भी होगी।
ठीक है, तो अगेन रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज ये बनाता है. सो बेसिकली द लेंस विच इज यूज्ड इज बेसिकली, दूसरे में भी रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड बन रही है, तो अगेन इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2. तो आपको पता है कि जो हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द डिमिनिश्ड इमेज. तो यहाँ पे आपको दोनों केसेस में इनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, सो दैट मीन्स बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स. So B would be the right answer because we know the convex lens only produces the magnified, concave lens magnified image नहीं बनाता. Next, what is the value and sign of magnification of the image formed by L1? अब L1 हमें कैसी इमेज दे रहा है? L1 हमें इमेज दे रहा है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. मैं लिख देती हूँ यहाँ, L1 is giving image real inverted and magnified. रियल इन्वर्टेड के लिए m की वैल्यू माइनस होती है और मैग्नीफाइड के लिए मोर देन 1 होती है. इट इज मोर देन 1. तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, मोर देन 1 एंड नेगेटिव. क्योंकि रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड नेगेटिव, मैग्नीफाइड मीन्स मोर देन 1. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू एंड द साइन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2? नाउ हियर द L2 is forming the virtual image. One second. It is forming the virtual enlarged image. So virtual enlarged image, so that means it is going to be positive and more than 1. तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका B part, that is more than 1 and positive. So B would be the right answer in this case too. Next, if the power of eyepiece lens is 5 diopter, अगर power है 5 diopter and it forms an image at a distance of 80 centimeter. Image का बन रही है 80 centimeter पे. So V is 80 centimeter. So at what distance should the object be placed? U आपको निकालना है. तो पहले पावर से हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 100 by f करके, आपको पता है. So it would be f is equal to 100 by 5 which comes out to be 20 centimeter. अब हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे which is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. इसके बाद जब आपके पास यहाँ पे f आ जाए u आ जाएगा, डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट करके 20 80 वैल्यू पुट करके u विल कम आउट टू बी 16 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज 16 सेंटीमीटर. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड एंड आई होप ये जो जितना भी सॉल्यूशंस हमने किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. और मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो एग्जाम्स में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी हम कर चुके थे अपने अरिहंत सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए. मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे. सो अभी हम टर्म 2 में फिर से बहुत ही धमाकेदार तैयारी करेंगे. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप यू लाइक इट. मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सेशन लेना एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya from Arihant Padhaku signing off. We are meeting very soon. Till then, take care. Bye-bye and please prepare well for your exams जो कि रह गए हैं. उनके लिए भी अच्छी से तैयारी करो क्योंकि you have to score good marks in all the subjects. Thank you.